हाय एवरीवन, दिस इज शुभांगी श्रीवास्तव और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मैन्स सर्च फॉर मीनिंग बाय विक्टर फ्रैंकल। मेरे पास इस बुक का हिंदी एडिशन है और बहुत अच्छा एडिशन है, तो आई मे रिकमेंड कि अगर आप चाहें तो इसे रीड कर सकते हैं। बिकॉज ट्रांसलेशंस हमेशा अच्छे नहीं होते हैं, कई बार एसेंस चेंज हो जाता है। पर इसका ट्रांसलेशन किया है रचना भोला यामिनी ने। ट्रांसलेशन बहुत अच्छा है और इंग्लिश वर्जन के साथ पूरा जस्टिस करता है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे बुक के बारे में, बुक के बैकग्राउंड के बारे में, राइटर के बारे में, और क्योंकि बुक होलोकॉस्ट के बारे में तो थोड़ा ब्रीफ में उसको भी करूँगी। इसके बाद मेरे जो इनपुट्स हैं इस बुक के बारे में उनको मैं शेयर करूँगी। तो होलोकॉस्ट पर कई सारी बुक्स लिखी गई हैं और मेरा मानना है कि ये सबसे अच्छी बुक्स में से एक है, सबसे फेमस बुक्स में से एक है। ऑनेस्टली आई फील अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं, एक तो होता है कि हम आउट ऑफ क्यूरोसिटी बुक्स को पढ़ते हैं और एक होता है कि हम चाहते हैं कि हमें उसमें से कुछ सीखने को मिले, तो ये उस तरह की बुक है जो आपको बहुत कुछ सिखाती है। जो लोग होलोकॉस्ट के बारे में नहीं जानते हैं उन्हें मैं बता दूं, 1933 में हिटलर पावर में आया था जर्मनी में, और उसके बाद ही थोड़ी जो उसकी नफरत थी ज्यूज़ के प्रति, वो उसने छोटे इंसिडेंसेस करने शुरू कर दिए थे, छोटे लेवल पे करने शुरू कर दिए थे। पर 1941 से 1945 का जो फेज़ है वो ऐसा है कि बहुत मासिव लेवल पर किलिंग्स की गई थी ज्यूज़ की, और अबाउट 6 मिलियन ज्यूज़ वाइप्ड आउट कर दिए गए थे। यानी यूरोप में उस वक्त जो ज्यूज़ की पॉपुलेशन थी उसका टू थर्ड ऑफ दैट पॉपुलेशन उसको पूरी तरह ख़त्म कर दिया गया था। नाउ व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड दीज किलिंग्स? मुझे ऐसा लगता है जैसे लव का कोई रीज़न नहीं होता, वैसे ही हेट का भी कोई रीज़न नहीं होता। इट इज़ ऑल अबाउट आवर ईगो। जब ईगो कम होता है तो हम हर किसी में एक फ्रेंड को देखते हैं, हर किसी को बहुत प्यार से ट्रीट करते हैं, और जब ईगो बहुत ज़्यादा होता है तो सुपीरियर, इन्फीरियर, वो सब हमारे अंदर आने लगता है। एक पुराना रीज़न ये था कि ये माना जाता था कि ज्यूज़ वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेथ ऑफ जीसस क्राइस्ट। अब ये एक बहुत कंट्रोवर्शियल रीज़न है, एक बहुत कंट्रोवर्शियल डिबेट है और आज तक इस पर कोई एक मत नहीं हुआ है। मैंने कई रिपोर्ट्स देखी थी जिसमें चर्च ने भी ऐसा बोला है कि इस तरह का कुछ था नहीं, और अगर ऐसा था भी, क्योंकि ये बहुत एनिशियंट बिलीफ है, तो अगर ऐसा कुछ था भी तो हिटलर के आने के पहले भी ऐसा कुछ हो सकता था। बट जो भी हुआ, जो किलिंग्स हुई ज्यूज़ की, वो हिटलर के आने के बाद हुई। तो यहाँ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो थी हिटलर की विचारधारा। 1925 में हिटलर ने अपनी बायोग्राफी लिखी थी मीन कैम्प के नाम से। वो एक जेल में बंद था और उसे हमेशा से पता था कि उसे पॉलिटिक्स में आना है, उसे पावर में आना है, एंड ही न्यू कि उसे क्या करना है आने के बाद। तो उसने लोगों का विश्वास जीतने के लिए एक तरह से अपनी बायोग्राफी लिखी थी, जिसमें उसने अपने बिलीव्स लिखे थे कि हम क्या करें तो हमारे देश में अच्छा हो, हमें किन लोगों को रिमूव करना चाहिए जो हमारे देश की प्रगति में बाधक हैं। और यहाँ उसका जो इशारा था वो सीधा सीधा ज्यूज़ के लिए था। उसने एक पूरा डिटेल्ड चैप्टर लिखा है अपनी बायोग्राफी में, जिसमें उसने बताया है कि दिस इज़ ऑल अबाउट रेसेस। हिटलर का मानना था जो जर्मन्स हैं वो आर्यंस हैं, वो एक बहुत सुपीरियर रेस है, और जो ज्यूज़ हैं वो एक बहुत इन्फीरियर रेस है। तो उसका ये मानना था कि जर्मनी के साथ जो भी गलत हो रहा है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल ज्यूज़ हैं, और सबसे अच्छा ये होगा कि उनको वाइप्ड आउट कर दिया जाए। तो जैसे ही वो पावर में आया, 41 से 45 को जो टाइम था उसमें तो बहुत ही मासिव लेवल पे किलिंग की गई है। बाकायदा टॉर्चर कैंप्स बनाए गए थे और गैस चैम्बर्स में ले जाके लोगों को मार दिया जाता था, उनसे बहुत सारी मेहनत कराई जाती थी, उनको ना के बराबर खाने को दिया जाता था, जो एक नॉर्मल लिविंग कंडीशंस होती हैं वो उनको नहीं दी जाती थी, उनको ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता था। और इस तरह धीरे धीरे करके उसने 6 मिलियन ज्यूज़ को फिनिश कर दिया था। नाउ 1945 में जो एलिट पावर्स थे, सोवियत यूनियन, यूएसए, ग्रेट ब्रिटेन, वो वर्ल्ड वॉर को जीत जाते हैं, और उसके बाद फ्रैंकल जैसे कई सारे लोगों को टॉर्चर कैंप से बाहर निकाला जाता है। नाउ ये अभी तक का जो व्लॉग था वो था विलेंस के बारे में। अब हम बात करेंगे हीरोज़ के बारे में, यानी फ्रैंकल जैसे और सारे लोगों के बारे में। तो बहुत सारे लोग थे जो टॉर्चर कैंप से बाहर आए, और उसके बाद जो उनका नज़रिया था जीवन के प्रति, जो उनके एक्सपीरियंसेस थे, उनको उन्होंने किसी बुक के फॉर्म में शेयर किया। तो फिक्शन एंड नॉन फिक्शन दोनों तरह की बुक्स इस टॉपिक पर काफ़ी सारी हैं। मैंने लिस्ट आउट की हैं कुछ बुक्स जो नॉन फिक्शन है। हाउ टू बी अ रेफ्यूजी,
द गार्डन ऑफ ईडन इन हेल, द हैप्पीएस्ट मैन ऑन द अर्थ, लिलीज प्रॉमिस, द चॉइस, डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, और आज हम जिसे रिव्यू कर रहे हैं मैन सर्च फॉर मीनिंग बाय विक्टर फ्रैंकल। नाउ ये जो बुक है ये मुझे लगता है सबसे फेमस बुक है क्योंकि इसकी 12 मिलियन कॉपीज़ सेल हो चुकी हैं और 26 लैंग्वेजेस में विक्टर फ्रैंकल की काफ़ी सारी बुक्स का अनुवाद किया गया क्योंकि उन्होंने करीब 32 बुक्स लिखी थी एंड आई एम श्योर उसमें काफ़ी सारी बुक्स साइकोलॉजी पर रही होंगी। विक्टर फ्रैंकल वियना मेडिकल स्कूल में न्यूरोलॉजी और साइकेट्री के प्रोफेसर थे। तो नाउ यू कैन इमेजिन कि एक पर्सन जो टॉर्चर कैंप में जा रहा है और उसे साइकोलॉजी की पूरी समझ है, ही कुड सी कि जो लोग पेन इन्फ्लिक्ट कर रहे थे उनके दिमाग में क्या चल रहा था, ही कुड सी जो लोग सफ़र कर रहे थे उनके दिमाग में क्या चल रहा था, एंड विक्टर फ्रैंकल खुद इस सब से गो थ्रू कर रहे थे एंड मीनवाइल ही वाज एनालाइजिंग द ह्यूमन बिहेवियर। यही सारा एक्सपीरियंस और जो एनालिसिस था वो इस बुक के फॉर्म में हमारे सामने है। तो बुक की स्टार्टिंग में उन्होंने कैंप्स की कंडीशन के बारे में लिखा है कि वहाँ पे हालात कैसे होते थे, वहाँ पे खाने को क्या मिलता था, वहाँ पे रूटीन क्या था, वहाँ पे किस तरह का टॉर्चर उन लोगों के ऊपर किया जाता था। फ्रैंकल ने ये एक्सप्लेन किया है कि इस भीषण दुख में भी किस तरह कैदी आशा की किरण ढूंढ ही लेते थे। फॉर एग्जाम्पल कई बार वो लोग अपने लव्ड वंस को याद करते थे और ऐसा उनको याद करते हुए रियलिटी को एस्केप कर जाते थे। तो वो यहाँ पे लिखते हैं कि लव एक बहुत पावरफुल इमोशन है एंड ऑब्वियसली है क्योंकि इतने दुख के टाइम में भी अगर किसी की हैप्पी मेमोरीज किसी को सरवाइव करने में हेल्प कर रही है तो सोचो, जो हम बोलते हैं ना कि जब लोग डिप्रेस्ड होते हैं या एंजाइटी से डील कर रहे होते हैं या पीटीएसडी से डील कर रहे होते हैं तो अलग अलग टाइम पर जो मेमोरीज उन्होंने क्रिएट की होती हैं, जो अच्छी मेमोरीज होती हैं, जो लव उनको मिला होता है उनके पेरेंट्स से, टीचर्स से, फ्रेंड्स से, वो सब उस वक्त उनको बहुत हेल्प करता है। सिमिलरली नेचर इज़ अ वेरी बिग हीलर। तो कभी कभी जब आसमान बहुत अच्छा होता था, कभी जब उनका कैंप ऐसी जगह होता था कि नेचुरल लैंडस्केप्स हो वहाँ पर, तो उनका मन अपने आप अच्छा हो जाता था और उनको ये लगता था कि ऐसे हालात में जहाँ पर मृत्यु ही अंतिम सच है उनके अंदर कितना जीवन बचा हुआ है। एक और चीज़ थी कला। कला, संगीत, जोक्स, पोइट्री। कभी भी ऐसा होता था कि उनको बीच में एक ब्रेक मिल जाता था या कभी ऐसा होता था कि कहीं वो असेंबल होकर ऐसा कुछ आर्ट वाली एक्टिविटीज़ कर लेते थे, जोक्स क्रैक कर लेते थे या पोइट्री सुना देते थे। तो उनके लिए ये एक्सपीरियंस बहुत रिलीविंग होता था एंड वो लिखते हैं कि कई बार ऐसी एक्टिविटीज़ के लिए वो अपना खाना छोड़कर जाते थे कि अगर उस एक्टिविटी में पार्ट लेना है तो उनको उस टाइम का जो खाना है वो स्किप करना पड़ेगा, लेकिन वो ऐसा करते थे क्योंकि इससे उनको बहुत हेल्प मिलती थी। इसके बाद बहुत सारी लर्निंग्स हैं फ्रैंकल की, डेस्टिनी के बारे में, चॉइसेस के बारे में, विल पावर के बारे में, एटीट्यूड के बारे में, और ये सब एग्जाम्पल्स के थ्रू या स्टोरीज के जो रियल इंसिडेंट थे उसके थ्रू उन्होंने एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पर वो हमेशा बोलते हैं कि आप चूज़ कर सकते हैं। देखो, कैंप में जाना तो उन्होंने चूज़ नहीं किया था, लेकिन वो ये चूज़ कर सकते थे कि अब जो हो रहा है, यातना शिविरों में अपना जीवन बिताने वाले लोग आज भी ऐसे लोगों को याद कर सकते हैं जो हमारी झोपड़ियों में घूम घूम कर दिलासा दिया करते थे, यहाँ तक कि उन्हें अपना डबल रोटी का अंतिम टुकड़ा तक दे दिया करते थे। भले ही ऐसे लोगों की संख्या नाम मात्र ही क्यों ना हो, लेकिन वे इस बात का पक्का सबूत थे कि मनुष्य से सब कुछ छीना जा सकता है, मानवीय स्वतंत्रता से जुड़ी हर चीज़ छीनी जा सकती है, मगर उससे ये चुनाव करने की क्षमता नहीं छीनी जा सकती कि वह किन परिस्थितियों का सामना किस रवैये के साथ करेगा और अपने लिए कौन सा मार्ग चुनेगा। कुछ इंसिडेंसेस हैं जहाँ फ्रैंकल को बोला जाता है कि आप तो साइकोलॉजिस्ट हैं, आप लोगों को मोटिवेट करिए, क्योंकि भले ही वो टॉर्चर कैंप्स थे लेकिन कुछ अच्छे लोग तो हर जगह होते हैं। तो कुछ लोग ऐसे होते थे कि उनको लगता था कि अगर इन लोगों को थोड़ी सी होप मिल जाए तो शायद ये सर्वाइव कर जाएं। तो ऐसे टाइम पे फ्रैंकल को आगे किया जाता था कि आप आगे मोटिवेट करिए। अब फ्रैंकल भले एक साइकोलॉजिस्ट थे लेकिन था तो वो टॉर्चर कैंप ही, और वो देख सकते थे कि यहाँ पर होप जैसा तो कुछ है ही नहीं। तो एक जगह वो बोलते हैं कि मुझे याद है जब एक कैदी इस कैंप में आया था तो उसने बोला था कि जो भी बर्दाश्त करना है, जो भी पेन है, उसे मैं सह लूँगा, लेकिन अगर ईश्वर जैसी कोई शक्ति है तो मैं उससे प्रे करता हूँ कि मेरे किसी लव्ड वन को इस तरह का पेन या किसी भी तरह का पेन ना सहना पड़े, सबके हिस्से का दुख मैं ही सहन कर रहा हूँ। तो ये एक नज़रिया हो सकता है दुख को देखने के प्रति।
तो सिमिलरली एक ऐसा इंसिडेंस फ्रैंकल कोट करते हैं कि वो अपने आसपास के लोगों को जब बोलते हैं कि कहीं ना कहीं कोई तो होगा जो हमें देख रहा होगा, वो गॉड भी हो सकते हैं, वो हमारे लव्ड वन भी हो सकते हैं, जो डिपार्टेड लव्ड वंस हैं वो हो सकते हैं, या एंजल्स हो सकते हैं। तो हम एक मिसाल पेश कर सकते हैं ना कि हम रोएंगे नहीं, हम क्रिब नहीं करेंगे, हम भले ही दुख है, विपदा है, लेकिन हम बहुत हिम्मत के साथ, बहुत ग्रेसफुली इसको बर्दाश्त करेंगे। मैन सर्च फॉर मीनिंग एक माइलस्टोन है स्टोइसिज्म के बारे में। स्टोइसिज्म मीन्स इंडिफरेंस टू प्लेजर एंड पेन। ना आपको दर्द महसूस हो रहा है, ना आपको खुशी महसूस हो रही है, वैराग्य आ जाना। तो ये बुक आपको यही सिखाती है, और स्टार्टिंग टू एंड, कवर टू कवर जब इसे रीड कर लेंगे तो उसके बाद ये जो मैंने वर्ड यूज़ किया है इसका मतलब आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। टॉर्चर कैंप्स में रहकर फ्रैंकल ने ये ऑब्जर्व किया कि लाइफ में एक पर्पस होना बहुत ज़रूरी है, एंड ही रियलाइज कि जिनका कोई पर्पस था वो किसी ना किसी तरह सर्वाइव कर ही रहे थे। तो टॉर्चर कैंप से बाहर आने के बाद फ्रैंकल ने एक टेक्निक डेवलप की जिसको बोला लोगोथेरेपी। लोगो का मतलब ही होता है पर्पस। और वियनीज साइकोलॉजी की एक जो थर्ड ब्रांच है उसके बाद वो लोगोथेरेपी ही बनी। तो इस थेरेपी का बेसिस ही था मानव जीवन के अर्थ को तलाश करना। मैन सर्च फॉर मीनिंग 2 पार्ट्स में लिखी गई है। फर्स्ट पार्ट में तो कैंप्स का डिस्क्रिप्शन है, लेकिन जो दूसरा पार्ट है उसमें लोगोथेरेपी को ही एक्सप्लेन किया गया है, बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स को एक्सप्लेन किया गया है। यहाँ पर भी एक था कोट करने लायक स्टेटमेंट है, मैं मानता हूँ जो चीज़ बद से बदतर हालात में भी इंसान को जीवन का अर्थ जानने में मदद करती है वह उसके लिए संसार की सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। नीचे के ये शब्द कितने विवेकपूर्ण हैं। जिस मनुष्य के पास जीने के लिए क्यों है वह लगभग हर कैसे को सहन कर सकता है। तो फ्रैंकल का खुद का भी एक पर्पस था, वो ये चाहते थे कि बाहर आने के बाद वो एक बुक को पब्लिश करें, और वो ये बुक नहीं थी, शायद कोई और बुक थी, उसकी मैन्यूस्क्रिप्ट उन्होंने वहाँ पे लिख कर रखी हुई थी। तो उनका पर्पस यही था कि जब भी वो कैंप से बाहर निकलेंगे वो अपनी बुक्स को पब्लिश करेंगे। तो उन्होंने क्योंकि वो एक साइकोलॉजिस्ट थे तो उसके बाद उन्होंने टेक्निक बहुत लोगों पे अप्लाई की, और उसे उन्होंने उसके जो भी एग्जाम्पल्स हैं वो उन्होंने बुक में बहुत जगह दिए हुए हैं कि किस तरह कोई है जो बहुत निराश है और फिर फ्रैंकल जाकर उसको एक पर्पस देते हैं कि तुम्हें पता है दुख का भी पर्पस था उस टाइम, इतने साल पहले जो हुआ उससे तुम आज रिलेट करो तो आज तुम्हें शायद समझ में आएगा कि जो हुआ वो किसी वजह से हुआ था। मेरे पास इस बुक का हिंदी संस्करण है जो मैंने पहले भी बताया और काफ़ी सही है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर भी आप इस बुक को परचेज़ कर सकते हैं। सेकंड हैंड बुक्स परचेज़ करने की बहुत सारे ऑप्शंस हैं। होलोकॉस्ट एक बहुत डिस्टर्बिंग टॉपिक है, तो मैं पर्सनली लाइक नहीं करती कि ऐसे टॉपिक पर मैं बहुत ज़्यादा रीड करूं, लेकिन मैन सर्च फॉर मीनिंग एक ऐसी बुक है जो मैं रिकमेंड करूंगी कि हम सबको अपनी लाइफ में ऐसा कुछ पढ़ लेना चाहिए। जो एक्सपीरियंसेस उनके थे वो मैं नहीं चाहती कभी भी किसी को हो, लेकिन जो टीचिंग्स हैं, जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो बहुत अच्छी हैं। लोगोथेरेपी की जो टीचिंग्स हैं वो बहुत अच्छी हैं। ये बुक हमें यही सिखाती है कि जब ग्रीफ का टाइम आए, जब पेन का टाइम आए, तो किस तरह डिग्निफाइड वे में ग्रेसफुली हम उससे बाहर निकल सकते हैं। एक लास्ट रीडिंग में करूँगी और इसके बाद हम इस वीडियो को यहीं फिनिश करेंगे। मनुष्य के भीतर दोनों तरह की संभावनाएं उपस्थित हैं। उनमें से कौन सी संभावना साकार होगी ये उसकी अवस्थाओं या परिस्थितियों पर नहीं, उसके द्वारा लिए गए निर्णयों पर आधारित होता है। हमारी पीढ़ी वास्तविकता को समझती है क्योंकि हमने मनुष्य को उसके वास्तविक रूप में जान लिया है। जो भी हो, मनुष्य ही वह जीव है जिसने ऑश्विट्ज़ के गैस चैम्बरों की रचना की। हालांकि मनुष्य ही वह प्राणी है जो होठों पर ईश्वर का नाम लिए उन गैस चैम्बरों में दाखिल हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।